नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल के ऊपर। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे ज़ोडिएक साइंस में जो सेकंड साइन है वो है टॉरस का। हम उसके बारे में, उसकी एनर्जीज के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप टॉरस को ध्यान से समझें तो टॉरस कुछ चीज़ें हैं जिनको रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफस्टाइल के अंदर, आपके खाने के अंदर, आपका फैमिली, आपका वेल्थ, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज, आपका परिवार की वैल्यूज, इन सब चीज़ों को ये वाला साइन रिप्रेजेंट करता है। आप हर एक साइन को एक एनर्जी फील्ड, एक एनवायरनमेंट के रूप में इमेजिन करिए हमेशा, जहाँ में से कोई भी प्लैनेट जब निकलता है तो उस प्लैनेट के फीचर्स में भी एक पर्टिकुलर चेंज आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के टॉरस के अंदर जुपिटर पहुंच जाए तो जुपिटर किसका कारक है? ज्ञान का कारक है। टॉरस, जैसा मैंने बताया, टॉरस है बातों का कारक। तो अगर जुपिटर टॉरस में पहुंचेगा तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान की बातें ज्यादा करेगा। अब कुछ लोग अपनी कुंडली देखते हैं, वो बोलते हैं सर हमारा टॉरस तो ब्लैंक है, इसमें कोई प्लैनेट ही नहीं है, तो हम कैसे जज करें कि हमारे साथ क्या हो रहा है? तो आप टॉरस का ओनर को चेक करिए। टॉरस का ओनर है वीनस, तो वीनस की पोजीशन कैसी है कुंडली के अंदर, आप उसको चेक करिए। टॉरस को कौन सा प्लैनेट देख रहा है, उसके ऊपर एस्पेक्ट कौन सा प्लैनेट का है, उससे आपकी बातों पर असर पड़ेगा। तो कभी भी कोई घर वेकेंट नहीं होता, उसका ओनर कहीं ना कहीं बैठा होता है, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर टॉरस से संबंधित। और उससे पहले एक हम कहानी की बात करते हैं। ये कहानी है पुराणों के अंदर दी हुई कहानी है, देवताओं और राक्षसों के बीच की। देवताओं और राक्षसों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती थी, युद्ध होते रहते थे, और उस युद्ध में मरते भी बहुत थे। तो राक्षसों के पास में, जो राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, उनके पास में एक मेथड था, उसका नाम था संजीवनी विद्या। उस संजीवनी विद्या में ये ताकत थी कि शुक्राचार्य, जो कि उनके गुरु थे, जब भी कोई राक्षस मरता था तो शुक्राचार्य विद द हेल्प ऑफ संजीवनी विद्या उस मरे हुए राक्षस को फिर से जीवन दे सकते थे। तो एक समय ऐसा है कि राक्षसों ने मरना बंद ही कर दिया। जब भी कोई फैटालिटी होती थी, शुक्राचार्य उसको वापस जीवित कर देते थे। तो इससे उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हम मरेंगे नहीं, हम कुछ भी हो जाए हम तो वैसे के वैसे रहेंगे। तो कंसिडरिंग देयर नेचर, उन्होंने लोगों पर हमले करने शुरू कर दिए, लोगों को सताना शुरू कर दिया, आक्रमण ज्यादा करने लग गए। तो इस सिनेरियो को देखते हुए देवताओं को डाउट अपने आप पर होने लग गया कि यार ये लोग तो हम पे ज्यादा सुपीरियर होते जा रहे हैं। इन दी कंसिडरेशन ऑफ पावर वी ऑल्सो नीड समथिंग। तो उन्होंने अपने गुरु के सामने, जो कि जुपिटर हैं, बृहस्पति, उनके सामने जब ये बात रखी तो बृहस्पति के जो बेटे थे, उनका नाम था कच्छ। कच्छ ने वॉलंटियरिंग करी कि ठीक है, मैं शुक्राचार्य के पास जाऊंगा और उनसे वो विद्या सीखूंगा। तो कच्छ वेंट टू शुक्राचार्य उस विद्या को सीखने हेतु। शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं, लेकिन एक गुरु कभी भी किसी डिसाइपल को मना नहीं करते हैं। तो जब कच्छ उनके पास में गए शिष्य बनने हेतु, शुक्राचार्य ने उन्हें स्वीकार किया, उन्हें अपना शिष्य बनाया। शुक्राचार्य की एक बेटी थी जिसका नाम था देवयानी। कच्छ और देवयानी एक दूसरे से प्रेम करने लग गए थे। अच्छा, समय के बीतते राक्षसों को ये आइडिया लग गया था कि कच्छ के यहाँ पर आने का एग्जैक्ट मोटिवेशन, इसका मोटिव क्या है, ये क्यों आया है यहाँ पे, संजीवनी विद्या सीखने आया था ये व्यक्ति। तो उनको वैसे भी पसंद नहीं, ऊपर से देवयानी के साथ प्रेम में था तो उनको और पीड़ा हो रही थी। तो राक्षसों ने एक बार मिलकर क्या करा कि कच्छ को मार दिया। दे किल्ड कच्छ। देवयानी सिंपली गॉट कि ये मेरे प्रेमी मर गया है। उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना करी, शी प्लीडेड कि आप संजीवनी विद्या से कच्छ को वापस जीवन दान दीजिए। तो अपनी बेटी के रिक्वेस्ट पर शुक्राचार्य ने कच्छ को फिर से जीवन दान दिया। अब राक्षसों को और परेशानी, उन्होंने कच्छ को कई बार मारा था और हर बार शुक्राचार्य ने कच्छ को जीवन दान दिया था।
तो इससे बचने के लिए, इसका एक तोड़ निकालने के लिए राक्षसों ने क्या करा कि कच्छ के इस बार मारकर उसके टुकड़े कर दिए, बहुत सारे, बहुत छोटे छोटे बारीक टुकड़े। एंड दे मेड शुक्राचार्य ईट दोस, उनके पेट में भेज दिया वो सारा। अब अगर शुक्राचार्य कच्छ को खा चुके हैं, उनके खाने के अंदर मिक्स था वो खा चुके हैं, तो जब देवयानी को ये पता चला कि मेरा प्रेमी मेरे पिता के पेट के अंदर पहुंच चुका है, तो देवयानी अगेन प्लीडेड शुक्राचार्य, क्या आप उसको जीवन दान दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। शुक्राचार्य ने अब एक डायलेमा में थे कि अगर मैंने इसको भी जीवित किया और अगर ये मेरे शरीर के बाहर से आया तो ही विल पुट मी इनटू 2 पार्ट्स, वो मुझे 2 पार्ट्स करके मेरे अंदर से बाहर निकलेगा, तो ऑफ कोर्स आई विल बी किल्ड, मैं मर जाऊंगा। लेकिन देवयानी की रिक्वेस्ट जारी थी, तो शुक्राचार्य ने एक स्ट्रैटेजी निकाली। उन्होंने कच्छ को, जो उनके पेट के अंदर था, उन्होंने कच्छ को जीवित करने से पहले उसे संजीवनी विद्या सिखाई, उसे जीवित किया। अब जब वो पेट से बाहर निकलेगा, शरीर को फाड़कर बाहर निकलेगा, तो शुक्राचार्य विल बी किल्ड, बट अब कच्छ के पास में संजीवनी विद्या, वो शुक्राचार्य को वापस जीवित कर देगा। तो कच्छ डिड दैट, वो बाहर आए, तब तक शुक्राचार्य की डेथ हो चुकी थी। कच्छ ने शुक्राचार्य को फिर से जीवित किया। नाउ कच्छ गॉड संजीवनी विद्या, एंड दैट टाइम कच्छ सिंपली फोल्डेड हिज हैंड्स और बोला कि ठीक है, मुझे जो काम करना था वो हो चुका है, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। देवयानी इस बात पर गुस्सा हो गई कि आप तो मेरे प्रेमी हो, आप और हम तो शादी करेंगे। कच्छ गिव अ वेरी गुड लॉजिक कि मैं आपके पिता के पेट से बाहर आया हूं, तो आई एम जस्ट लाइक हिज सन नाउ, मेरा रीबर्थ हुआ है, और तुम इनकी बेटी हो। नाउ यू आर नो मोर देन माई सिस्टर, अब आप मेरी बहन से बढ़कर नहीं हो, तो आप मेरी बहन जैसे ही हो, अब हम विवाह नहीं कर सकते, मैं क्षमा चाहता हूं। ये कहकर कच्छ लौट गए। देवयानी सिंपली गॉट डिसहार्टेंड। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे चलाते हैं, क्योंकि ये पुराणों के अंदर जितनी भी कहानियां हैं, ये सारी लॉजिकली एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स हैं। अब देवयानी की एक फ्रेंड थी, उसका नाम था श्रमिष्ठा। श्रमिष्ठा और देवयानी एक बार विथ ऑल अदर फ्रेंड्स दे वर बाथिंग इन अ लेक। वहां पर देवयानी और श्रमिष्ठा की झगड़ा, उनके आपस में लड़ाई होती है, झगड़ा हो जाता है। श्रमिष्ठा ने देवयानी का इंसल्ट किया और उसको उठाकर पास में एक सूखा कुआं था, उसमें उसको धकेल दिया और चली गई। कुछ समय बाद में वहां से एक प्रोफाउंड पावरफुल किंग थे, जिनका नाम था ययाति। ययाति वहां से निकले। ययाति ने जब एक आवाज सुनी उस कुएं में से आ रही थी, तो ययाति वॉज वेरी पावरफुल, वेरी प्रोफाउंड किंग, वेरी हैंडसम, वेरी जनरस। तो ययाति ने देवयानी की हेल्प करी और उसको कुएं से बाहर निकाला। देवयानी सिंपली गॉट impressed with the nature, the presence of King ययाति। तो किंग ययाति के प्रेम में पड़ गई देवयानी। देवयानी came back to her father शुक्राचार्य जी, और उनको आगे प्लीड करा, पूरी बात बताई। तो सबसे पहले शुक्राचार्य जी ने 2 काम किए थे। सबसे पहले श्रमिष्ठा के फादर को बुलाया, उनको बहुत डांटा और श्रमिष्ठा को एक श्राप दिया कि तुम अब से हमेशा मेरी बेटी की दासी बनकर रहोगी जीवन भर। तो श्रमिष्ठा उस दिन के बाद से देवयानी की मेड सर्वेंट बन गई। एंड सेकेंड थिंग दैट शुक्राचार्य डिड, उन्होंने राजा ययाति को बुलाया और उनके सामने प्रेम इसका विवाह का प्रस्ताव रखा और दोनों की शादी करवाई। अगेन दिस स्टोरी गोज फर्दर कि ययाति का फिर प्रेम श्रमिष्ठा के साथ हो गया था, उस वजह से अगेन देवयानी की शादी हो गई थी, लेकिन उसके साथ भी प्रेम था, तो उन दोनों से उनको संतानें हुई थी। तो उससे देवयानी को फिर से चोट पहुंची। नाउ कंसिडर दिस इन अ बिगर सिनेरियो कि जब भी शुक्र एक प्रोमिनेंट पोजीशन पर चार्ट में पहुंचता है, तब खासकर वो सैटर्न के साथ जब भी कंजंक्शन बनाता है, क्योंकि अगर आप देवयानी की कहानी ध्यान से देखोगे तो आपको उसमें कार्मिक पैटर्न दिखेगा, एक कार्मिक डेथ दिखेगा।
ये कुछ कर्म था, कुछ पेंडिंग कर्म था, जिसकी वजह से शी वेंट थ्रू ऑल दोज थिंग्स। तो वी लिंक दिस विद सैटर्न। तो जब भी कुंडली के अंदर वीनस और सैटर्न का कोई कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा, कोई उनका लिंक दिखेगा, तो एक योग बनता है जिसको हम कहते हैं शुक्रवंशी योग। और वो योग पूरे लीनिएज पर असर डालता है। मैं उसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अगर आप कुंडली में देखें, शुक्र लग्न के बहुत नजदीक है, जैसे असेंडेंट डिग्री के बहुत पास में है, तो शुक्रवंशी योग बनेगा कुंडली के अंदर। शुक्र और शनि अगर साथ साथ बैठे हो, बहुत क्लोज कंजंक्शन में, लाइक 1, 2, 3 डिग्री के अंदर अंदर उनका कंजंक्शन हो, तब भी शुक्रवंशी होगा। या फिर शुक्र और शनि एक दूसरे को देखते हो, एंड वो जो एक दूसरे के सामने ही बैठे हो, वो भी इतना क्लोज एस्पेक्ट हो, 1 या 2 डिग्री के डिफरेंस के अंदर उनका एस्पेक्ट हो। या फिर शुक्र और शनि का राशि परिवर्तन योग हो, शुक्र शनि की राशि में बैठा हुआ है, शनि शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, या फिर शुक्र शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, शनि शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये सारे कॉम्बिनेशंस शुक्रवंशी योग कहलाते हैं। इसमें क्या होगा कि जो भी नेटिव होगा उसके आप चेक करिएगा, उनके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी टांगों पर असर पड़ेगा। उनकी टांगें या तो खराब हो चुकी होंगी, या फिर मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द सीनियर मेंबर्स। तो सीनियर चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, आप देखिएगा कि उनकी टांगे में प्रॉब्लम हमेशा होगा। या तो उनको अर्थराइटिस होगा, या फिर उनको फ्रैक्चर हो जाएगा, या फिर उनको एक्सीडेंट हो जाएगा, पर उनकी टांगों में जरूर प्रॉब्लम होगा बिकॉज ऑफ दिस योग। एंड सिंस आप इस पूरी कहानी में देखिए, जो देवयानी था उसकी शादी खराब हो गई थी। उसका पहले उसकी शादी हो नहीं पाई जिससे होनी थी, उसके बाद भी उसका पति किसी और के साथ में रिलेशनशिप में था। तो आप उस परिवार में देखिएगा किसी न किसी लड़की की शादी में प्रॉब्लम होगी, 100% होगा, जब भी किसी कुंडली के अंदर शुक्रवंशी योग बनेगा। नाउ अगेन लिंकिंग दिस कि टॉरस हमारे परिवार को भी रिप्रेजेंट करता है, तो परिवार में प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। आगे चलते हैं। टॉरस की जो एनर्जी है वो है शो ऑफ की एनर्जी। टॉरस की एनर्जी है दिखावे की एनर्जी। तो जब भी आप टॉरस किसी भी जगह पहुंचेगा, वो व्यक्ति उस बारे में बातें करेगा, उस बारे में वो शो ऑफ करना शुरू कर देगा। तो एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए टॉरस किसी पर्सन की कुंडली में 2nd हाउस में है, तो ऐसा पर्सन अपने घर की बहुत तारीफें करेगा। ऐसा पर्सन अपने घर को शो ऑफ करवाने की कोशिश करेगा। उसके घर में आप देखिएगा डेकोरेटिव आइटम आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो शो ऑफ करना चाहता है दुनिया के सामने। ऐसा पर्सन दूसरों को खाने पे बुलाएगा, क्योंकि अब उसको अपना खाना दिखाना है दूसरों को। ही विल कॉल। ऐसा पर्सन अपने वेल्थ को शो ऑफ करेगा, उसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स होंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कि टॉरस शो ऑफ कर रहा है, तो अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे तो नाराज भी होगा। अगर किसी एरीज असेंडेंट है, किसी का मेष असेंडेंट में बैठा हुआ है, टॉरस 2nd हाउस में, ऐसे लोगों का अगर आप खाने पे गए ना, ऐसे लोगों की अगर आपने तारीफ नहीं करी, वो आपसे नाराज हो जाएगा। वो आपको वापस बुलाएगा ही नहीं, क्योंकि वो शो ऑफ करना चाह रहा था, वो आपको असल में खाना नहीं खिलाना चाह रहा था। मान लीजिए किसी का टॉरस जो है वो 12th हाउस में पहुंच गया। किसका पहुंचेगा? जिनका जेमिनी एसेंडेंट है, मिथुन जिनका लग्न है, उनका टॉरस 12th हाउस में होगा। तो ऐसे लोग ना 12वें घर का शो ऑफ करेंगे। 12वां घर है लॉस का, 12वां घर है सेपरेशन का। ऐसे लोग नुकसान का रोना रोते रहेंगे, अरे मेरे को इतना नुकसान हो गया इस चीज में, मैंने यहाँ ये करा, मेरे को वो नुकसान हो गया। ऐसे लोग शो ऑफ करेंगे फॉरेन कनेक्शंस के बारे में, तो उनका अपना शो ऑफ है। कैंसर असेंडेंट है, उनका टॉरस पहुंचता है 11th हाउस में। 11th हाउस किसका है? इनकम का है, गेन्स का है, अर्निंग्स का है। कैंसर असेंडेंट वाले प्रॉफिट्स की बातें करेंगे, ये करो उससे इतना प्रॉफिट हो गया, ये करो उससे इतना प्रॉफिट हो गया। इनको प्रॉफिट बताने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उनको प्रॉफिट शो ऑफ है। वो प्रॉफिट्स की बातें ज्यादा करेंगे आपके साथ। किसी का टॉरस है, मान लीजिए 9th हाउस में पहुंच गया। 9th हाउस किसका है? धर्म का है। तो ऐसे लोग धर्म की बातें करेंगे, अपने गुरु की बातें करेंगे, अपने पिता के बारे में बातें करेंगे। 10th हाउस में पहुंच गया टॉरस, तो ऐसे लोग अपने परिवार, पिता के परिवार की बातें करेंगे, क्योंकि 9th से 2nd हाउस है। तो ऐसे लोग अपने पिता के परिवार की बातें खूब सारी करेंगे, अपने प्रोफेशन के बारे में बताएंगे आपको खूब सारा।
तो दिस इज हाउ द एनर्जी ऑफ टॉकिंग, जैसे मैंने बता दिया कि स्पीच का कारक है टॉरस, तो वो जहां उसकी एनर्जी जिस हाउस से लिंक करेगी वो उस तरह की बातें शुरू कर देगा। किसी का टॉरस अगर 6th हाउस में है ना, तो वो हमेशा हर समय आपके साथ में बीमारी की बातें करता रहेगा कि मेरे को ये बीमारी होगी, मेरे को ये परेशानी होगी। या फिर आप देखिए कि जब अगर 6th हाउस में टॉरस है, इसका मतलब 2nd हाउस के अंदर कैप्रिकॉर्न है, वहां पर मकर की राशि है। मकर किसका सिग्निफिकेशन है? कर्म का सिग्निफिकेशन है। तो ऐसा बोलेगा, क्योंकि 6th हाउस नुकसान का भी है, तो बोलेगा यहाँ पैसा लगाकर उतना कमा सकते, इस प्रोफेशन में डालो आप पैसा। तो प्रोफेशंस के आपको आइडियाज देंगे, ये बिजनेस में पैसा लगाओ, इतना हमको अर्निंग हो जाएगी। आप इससे लिंक कर सकते हो। दिस इज हाउ द एनर्जी ऑफ साइंस वर्क। टॉरस बातों का कारक है। जो भी प्लैनेट इसमें से गुजरेगा वो पर्सन वैसी बातें करेगा। जुपिटर गुजरेगा, मैंने जैसे बताया कि वो ज्ञान की बातें करेगा। चंद्रमा शालीनता का कारक है। चंद्रमा केयरिंग का कारक है। चंद्रमा नर्चर का कारक है। जब वो टॉरस में से गुजरता है तो चंद्रमा उस एनर्जी में बोलता है बहुत शालीनता से बात करो, ऐसे बात करो जैसे आप सामने वाले की मदर के रूप में हो। बहुत प्यारे से बातें करता है। चंद्रमा जिसके टॉरस के अंदर है, वो अगर लड़ाई भी करेगा ना तो बहुत शालीनता से लड़ाई करेगा। वो ज्यादा गुस्से में नहीं बात कर पाएगा सामने वाले व्यक्ति से। टॉरस रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी को, सुंदरता को। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। इमोशंस हमारे सबसे ज्यादा कब कंफर्टेबल होते हैं? जब हम सुंदरता के आसपास होते हैं। जब कोई चीज हमें बहुत सुंदर लगती है, हमारे इमोशंस बहुत सेटल डाउन होते हैं वहां पर, हम बहुत खुश होते हैं वहां पर। इसीलिए चंद्रमा जब टॉरस में पहुंचता है तो उच्च का हो जाता है, वो एक्सॉल्टेड हो जाता है। दिस इज द रीजन। किसी के टॉरस के अंदर अगर मार्स पहुंच जाए, ऐसा पर्सन जब बातें करेगा तो कड़वी बातें करेगा, वो कड़वे शब्दों का यूज करेगा। ऐसे व्यक्ति की बातें बहुत स्पष्ट होंगी, सीधी होंगी, लेकिन बहुत कड़वे रूप में निकलेंगी। टॉरस के अंदर जब सैटर्न पहुंचता है, सैटर्न छुपाने का कारक है। जिसके टॉरस के अंदर सैटर्न की एनर्जीज पहुंच गई, अब सैटर्न वहां पर जाकर कैसे रूप दे रहा है? ऐसा पर्सन झूठ ज्यादा बोलेगा। किसी के राहु पहुंच गया टॉरस के अंदर, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, बहुत लंबी लंबी, वो छोड़ेगा भी, वो फेंकेगा ऐसा व्यक्ति बात, क्योंकि वो बढ़ा चढ़ा कर रखेगा हर बात को, क्योंकि राहु की एनर्जीज टॉरस की एनर्जी से मिक्स हो रही है। केतु पहुंच गया टॉरस के अंदर। केतु अटैच करता है। केतु बोलने ही नहीं देगा आपको अच्छे से। आप उस समय नहीं बोल पाओगे जिस समय आपको जरूरत है बोलने की। आप वो बात नहीं बोल पाओगे जो बात आपको बोलने की जरूरत है, जो आपके दिमाग में था वो आप बात नहीं रख पाओगे सामने वाले के सामने, क्योंकि ये केतु का नेचर है। केतु किसी के टॉरस में तो ऐसा पर्सन ना स्टैमर भी कर सकता है। अगर वीनस की पोजीशन अच्छी ना हो, मरकरी की पोजीशन अच्छी ना हो, वो हकलाएगा बोलते समय, क्योंकि केतु ने और ब्रेक दे दिया। केतु निकलने नहीं दे रहा शब्दों का। अगली बात करते हैं। टॉरस या वीनस जो है वो सुंदरता का कारक भी है। तो अगर आपको वीनस मजबूत करना है तो आप अपने आपको सुंदर बनाए रखें। आप हाइजीन मेंटेन करो। आप ये देखिए कि जिन लोगों के पास में अच्छी हाइजीन होती है उनके पास में वेल्थ होती है। जो अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करते, इवन इफ दे आर हैविंग वेल्थ, उनके पास से धीरे धीरे वेल्थ चली जाएगी। आप ट्राई करके देखिए, अगर आप कुछ दिन बिना धोए कपड़े पहनिए, आप फटे हुए कपड़े पहनिए कुछ दिन तक, तो यू विल स्टार्ट लूजिंग द वेल्थ आउट ऑफ यू। स्लोली इट विल हैपन, बट इट विल इवेंचुअली हैपन, क्योंकि लिंक्ड है चीजें आपस में। टॉरस जो है, वीनस जो है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक भी है। जिनका टॉरस या वीनस स्ट्रांग होता है, ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं दूसरों की। इवन जिनका टॉरस या सेकंड लॉर्ड अगर स्ट्रांग होता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, ऐसे लोग लीडर बनते हैं। जिन लोगों का टॉरस या वीनस मजबूत होता है, ऐसे लोगों के पास में जैसी मर्जी बॉडी हो, ऐसे लोग हमेशा उससे संतुष्ट होते हैं। ऐसे लोग हमेशा कहते हैं कि नहीं, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। तो जो लोग अपने जीवन में सेटिस्फाइड रहना शुरू हो जाते हैं, जो लोग ग्रेसफुल हो जाते हैं,
उन लोगों का वीनस, उन लोगों का टॉरस स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों के पास में वेल्थ अपने आप आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। जो लोग डिससैटिस्फाइड रहते हैं, कमियां गिनाते रहते हैं, उन लोगों का या तो वीनस कमजोर है, टॉरस में कोई गलत प्लैनेट बैठा हुआ है, या अगर उनका आदत भी है तो वो धीरे धीरे अपनी वेल्थ को लूज कर देंगे, बिकॉज दे आर वीकनिंग द सिग्निफिकेशंस ऑफ वीनस और टॉरस। तो एक छोटा हमने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर हमने टॉरस की बातें करी है। टॉरस इससे बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है, लेकिन हम वो सब सेकेंड पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे। अभी हम फर्स्ट पार्ट में बेसिक लेवल हमने आपके साथ में टॉरस के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू। आप अपने कमेंट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपना नॉलेज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।